हेलो बच्चों, क्या हालचाल। सब ठीक ठाक। चलो देखिए, आज हम लोग का जो क्लास 10th का हिस्ट्री से लाए हैं क्वेश्चन चैप्टर दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है समाजवाद और साम्यवाद। ठीक है, इसके जो टॉप क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा वीवीआई होते हैं उसको मैं लाया हूँ। ठीक है, और इसमें जब इस सब को पढ़ेंगे ना हम तो इससे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा साथ में। ठीक है, तो आप बातों को मेरे ध्यान समझते रहिएगा और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। प्लस में 2 नंबर वाले प्रश्न लिखा जाता है कैसे है, ठीक है, और जो है ना 5 नंबर वाले प्रश्न लिखा जाता है कैसे। इस सारे प्रश्न को मैं ध्यान में रखकर बनाए हुए नोट्स, तो आप इसे अच्छे तरह से समझिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, खूनी रविवार क्या है। इसी को एक और तरीका से पूछा जाता है, लाल रविवार क्या है। अब के समय में क्या होता है, एग्जामिनर जो होते हैं उस सोचते हैं क्या, बच्चा को किस तरह से हम भटका दें। ठीक है, खूनी रविवार क्या है या लाल रविवार क्या है, तो आप वहाँ पे हिचकिचाइएगा नहीं। ठीक है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे तो आप लोग समझिएगा और बड़े बेहतरीन ढंग से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आप समझते रहिए ध्यान से। देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं। देखिए 1905 ईस्वी में, देखिए हिस्ट्री क्या है, कहानी है। क्या है, कहानी है जिससे आप दादी, एक समझ लीजिए हम दादी है, आप मेरे पोते हैं, और ध्यान समझते रहिए कहानी को। ठीक है, तो 1905 ईस्वी में ना, 1905 जैसा भी चल रहा 2025, उसी तरह 1905 ईस्वी में रूस और जापान में, किसके बीच में, रूस और जापान में। ठीक है, बात समझते रहिएगा। रूस और जापान में क्या हुआ था, के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, युद्ध हुआ। ठीक है, और जिस युद्ध में रूस की हार हुई, ठीक है, उस समय जापान छोटा मोटा देश था। ठीक है, और रूस बड़ा देश था। ठीक है, तो रूस और जापान में युद्ध हुआ और उसमें रूस हार गया। तो खराब लगेगा ना, हाँ, कितना बड़ा देश रूस है और कितना छोटा देश जापान है, उसके सामने रूस हार गया। ठीक है, आगे देखते हैं। रूस के जनता ने अपमान के कारण क्रांति कर दिया। ठीक है, अपमान हुआ कि ना, हाँ, हार गया इतना छोटा देश से, तो अपमान कारण क्रांति कर दिया। और उसी दिन, यानी कि उस दिन जो देश था वह 9 जनवरी 1905 था। ठीक है, 9 जनवरी 1905 था और दिन रविवार था, याद रखिएगा। लोगों का समूह रोटी दो नारे के साथ सेंट पीटर्सबर्ग महल की तरफ प्रदर्शन करते चले गए। इस सेंट पीटर्सबर्ग महल क्या है समझते हैं। देखिए, रूस का जो जार था, ठीक है, उसका ही है। ठीक है, तो वहाँ पे जो लोग थे, जैसे कि लड़ाई हुआ ना, तो लड़ाई से जो स्थिति है ना खराब हो गया। सारा जो पैसा था, धन संपत्ति, सब लड़ाई में ही ख़त्म हो गया। ठीक है, अब वहाँ की जनता खाएंगे तो खाएंगे क्या। ठीक है, तो इसीलिए अब कहाँ जाएंगे, तो रूस के राजा के पास ही ना जाएंगे, तो सेंट पीटर्सबर्ग महल है। ठीक है, महल की तरफ लोग रोटी दो नारे के साथ वहाँ पर जाने लगे। ठीक है, प्रदर्शन करते हुए जाने लगे, रोटी दो इस तरफ से जाने लगे। तभी जार के सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी। क्या चला दी, गोलियां चला दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। ठीक है, जो जार था ना, उसके जो सैनिक थे उन लोगों पे क्या गोली चला, जो ना जा रहे थे, हाँ, रोटी दो उस टाइप से, तो उन लोगों को गोली चला दी। जिधर भी देखो उधर लाल लाल था। ठीक है, माने कि जब गोली चलाई तो उसमें हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है, और जहाँ भी देखो वहाँ पर लाल लाल ही था, नजर आ रहा था। और उस दिन रविवार था, इसी कारण से हम इसे बोलते हैं खूनी रविवार या लाल रविवार। ठीक है बच्चों, आशा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, पूंजीवाद होता है क्या सर, पूंजीवाद ऐसे होता है क्या। देखिए, पूंजीवाद समझते हैं। पूंजी में ही लिखा है पूंजी, पैसा वाला। ठीक है, ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति, माने कि लोगों का जो संपत्ति होता है वह व्यक्तिगत, माने व्यक्ति समझते हैं ना, अब पर्सनल। ठीक है, पर्सनल को बोलते हैं, जैसे हम देखिए, हम लोगों को इंग्लिश पता है लेकिन हिंदी पता नहीं है, पर्सनल को ही बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिगत। ठीक है, तो जिसमें लोगों की व्यक्तिगत संपत्ति और व्यक्तिगत लाभ को बताता है, कितना उसका संपत्ति है, कितना उसका लाभ है। ठीक है, वही पूंजीवाद होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है धनी और अमीरी, माने कि लोग कितना अमीर है, कितना धनी है, वही होता है पूंजीवाद। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग हम लोगों को 2 पार्ट में होने वाला है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम इस टॉपिक को क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग समझ में आ गया पूंजीवाद किसे कहते हैं। अक्टूबर क्रांति क्या है, जो अपने आप में बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन क्या है, अक्टूबर क्रांति क्या है। और इसी को एग्जामिनर क्या करते हैं, घुमा देते हैं, नवंबर क्रांति क्या है, इसी को और घुमा देंगे, बोल्शेविक क्रांति क्या है। तो सर आप लोग एग्जाम में जाकर फंसिएगा नहीं। ठीक है, ये जो तीनों क्वेश्चन है, तीनों एक ही आंसर होगा तीनों का। ठीक है, कैसे आंसर एक होगा, सर अक्टूबर क्रांति को नवंबर क्रांति क्यों कहते हैं, नवंबर क्रांति को बोल्शेविक क्रांति क्यों कहते हैं। आज सारे टॉपिक जितने भी आपके मन में ख्याल होंगे सारे क्लियर हम कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो तीसरा क्वेश्चन है, प्लेलिस्ट चल रहा है हम लोगों का दूसरे चैप्टर का, क्लास 10 का हिस्ट्री का, तो आप ध्यान समझते रहिए और जो वीडियो छूटा है पीछे का आप जाके उसको
प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट आपका उसका जो लिंक है हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोगों का, ठीक है। ये क्या है अक्टूबर क्रांति, देखिए रूस में, ठीक है। रूस में 7 नवंबर 1917 ईस्वी को, याद कर लीजिएगा अक्टूबर क्रांति कब हुआ था या नवंबर क्रांति कब हुआ था, तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। अब बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था तो ये भी याद कर लीजिएगा, तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। याद कर लीजिए सर, याद हो गया। चलिए आगे देखते हैं। में बोल्शेविकों ने, बोल्शेविक वहाँ पर किसको कहते हैं, वहाँ का जैसे कि हम लोगों को, जैसे कि देखिए भारत में हम लोग का हिंदू धर्म है ना, हिंदू जाति के लोग रहते हैं, चाहे इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं कि ना, माने बहुत प्रकार के लोग रहते हैं कि ना। उसी तरह वहाँ पे बोल्शेविक नामक लोग भी रहते थे, कहाँ पे, रूस में, ठीक है। तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकारी दफ्तरों पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। किसने, बोल्शेविकों ने। कब किया, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। कहाँ पर, रूस में। किन किन जगह पर, तो पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकारी दफ्तर पर अधिकार कर लिया, ठीक है। जिसके कारण केरेंस्की को भागना पड़ा वहाँ पर। उससे पहले क्या, माने कि उस समय वहाँ का जो सरकार था केरेंस्की का था, ठीक है। जिस अब वहाँ पर सब उसका अधिकार पड़ गया बोल्शेविकों का, तो उसको मजबूरन वहाँ से भागना पड़ा, ठीक है। उसके बाद वहाँ का शासन का बागडोर लेनिन के पास आ गया। लेनिन कौन है, इसका हम वीडियो आगे बनाएंगे, तो उसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो लेनिन के पास आ गया। इसी क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। बोल्शेविक क्रांति क्यों कहते हैं, समझ में आ गया ना। सब बोल्शेविकों ने किया था इस सबको, ठीक है, इसी कारण से। नवंबर क्रांति क्यों कहते हैं सर जी, क्योंकि यह 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था, इसलिए, ठीक है। आगे समझ। इससे अक्टूबर क्रांति क्यों कहते हैं, ये देख लीजिए। इसको अक्टूबर क्यों कहते हैं, ये देखिए। क्योंकि पुराने कैलेंडर के अनुसार यह जो है ना, यह घटना 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को घटित थी, ठीक है। और जो नया कैलेंडर था उसके अनुसार यह घटना 7 नवंबर 1917 ईस्वी को घटा था, ठीक है। तो इसीलिए हम अक्टूबर को नवंबर क्रांति, नवंबर को अक्टूबर क्रांति कहते हैं, ऐसे बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। तो आशा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। सर्वहारा वर्ग क्या होता है, देखिए समाज का वह गरीब लाचार वर्ग, माने गरीब लाचार वर्ग जिसमें गरीब किसान, कृषक, मजदूर, श्रमिक और आम लोग शामिल होते हैं। माने कि ऐसा वर्ग जिसमें क्या, गरीब किसान, कृषक, मजदूर, श्रमिक और आम लोग शामिल होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सर्वहारा वर्ग। यह रूस में था, ठीक है। इन लोगों के पास बुनियादी चीज़ें भी नहीं होती थी। माने कि अपना जो छोटा जो अपना स्टार्टअप होता है, माने कि स्टार्टअप तो अंग्रेजी वर्ड हो गया, माने कि जो शुरुआत होता है, उस शुरुआत करने के लिए भी पैसा उनके पास नहीं होता था, ठीक है। धनी वर्ग के लोग ऐसे लोगों को से क्या करते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते थे, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग सर्वहारा वर्ग। इन्हीं वर्ग ने रूसी क्रांति के पूरे मोर्चे को ही चेंज कर दिया था। तो हम जब आगे पढ़ेंगे रूसी क्रांति को बढ़िया तरह से, तो हम लोग जानेंगे सर्वहारा वर्ग होता क्या था, ठीक है। तो आशा है कि यहाँ पे जो हम आंसर लिखे इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे समझते हैं हम लोग शीत युद्ध क्या था। तो शुरू करते हैं। शीत युद्ध क्या था, इसकी शुरुआत कब और कब से मानी जाती है, ठीक है। देखिए, ऐसा युद्ध जो अस्त्र शस्त्र से ना होकर बातों से हो, ठीक है। अस्त्र शस्त्र से ना होता है, ठीक है, बातों से होता है। इसका उद्देश्य रहता है कि एक देश द्वारा दूसरे देश को नीचा दिखाने का। हाँ, हम बड़े हैं तो वह देश छोटा है, ऐसा होता है ना बात। तो इसी को हम बोलते हैं शीत युद्ध। क्या बोलते हैं, शीत युद्ध, ठंडा युद्ध, ठीक है। इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध से मानी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारा ऐसा मौका आया जो लग रहा था हाँ सब तृतीय विश्व हो जाएगा, अब हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है, ठीक है। दो देश को बचना होता है, जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान बीच में ले लीजिए, होता है अब युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध होता है नहीं ना, होता है। तो उसी बोलते हैं शीत युद्ध, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों में तनावपूर्ण की स्थिति बनी थी। तनावपूर्ण हम अभी नहीं बोले हैं, अब होगा अंदर डर लगता है कि ना, तो इसी बोलते हैं तनाव, ठीक है। तो यही था हम लोगों को शीत युद्ध, ठीक है। तो यही हम लोगों का जो क्वेश्चन है आपको ध्यान से समझना होता है और पढ़ना होता है, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं। समाजवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई है एग्जाम की दृष्टि से, जो खूब पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग पढ़े थे अभी जस्ट इससे पहले, रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद जो क्रांति हुआ था ना, नवंबर क्रांति, अक्टूबर क्रांति, तो उस क्रांति के बाद, ठीक है,
बाद साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के रूप में उभरी थी। माने उसका जो लेनिन जो बना था, सरकार बनाया था, बताते हैं, हाँ, उसका लेनिन को सरकार बनाया गया था। तो लेनिन जब आया ना, तो यह साम्यवाद को बढ़ावा दिया, साम्यवाद और समाजवाद जैसे नया व्यवस्था लाया। ठीक है, इसमें क्या था, ये बहुत अच्छा है। देखिए, इसके अनुसार क्या था, इसके अनुसार समाज के पूंजीपति माने जो बड़े वर्ग थे, धनी लोग, हम जो पहले पढ़ा दिए, ठीक है, और कुलीन वर्ग, वहाँ के जो पादरी वर्ग होते थे, पंडित वाले, ठीक है, कुलीन वर्ग का प्रभाव समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। और पहले भूमि पर जमींदारों का अधिकार था, जहाँ भी जमीन है वहाँ पर जमींदारों का अधिकार रहेगा। ठीक है, अब देखो, सरकारी दफ्तरों पर ऊंचे वर्गों का अधिकार था, बड़े बड़े वर्ग थे, माने बड़े बड़े जो लोग थे उनका अधिकार था। फैक्ट्री कारखानों पर पूंजीपतियों का अधिकार था, माने जो फैक्ट्री कारखाना है वहाँ पर पूंजीपति अमीर आदमी का अधिकार है। ठीक है, जिससे साम्यवाद नई आर्थिक के बाद क्या हुआ, से किसानों को जमीन का वास्तविक मालिक बना दिया। माने कि कहा गया क्या है, जब जमींदार के पास इतना भूमि है, वो लोग खेती कर भी नहीं करते, तो क्यों उनके पास रहेगा? ठीक है, हम यह खेती किसान को देते हैं। तो इसका जो नया सिस्टम आया, यह साम्यवाद या नई आर्थिक नीति। तो उसके बाद क्या हुआ, किसानों को जमीन वास्तविक मालिक बना दिया गया, माने किसानों का ही जमीन दे दिया गया। ठीक है, और सरकारी दफ्तरों और उद्योगों पर राज्य का अधिकार हो गया था। ठीक है, तो यही थी हम लोगों का साम्यवाद और सामाजिक नई आर्थिक नीति। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, रूसी क्रांति के कारण की विवेचना करें। यह रूसी क्रांति ऐसी क्रांति हुई थी जो पूरे यूरोप महादेश को झकझोर दी थी, माने कि पूरे यूरोप में क्रांति की लहर को पैदा कर दी थी। तो इसको छोटे मोटे बात नहीं लीजिएगा, यह बहुत ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से हैवी है। एग्जाम की दृष्टि से ही क्या, इसको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के कारण निम्नलिखित है। ठीक है, एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं, तो इसलिए हम लिखे हैं निम्नलिखित है। तो फर्स्ट जो कारण है हम लोगों का क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, तो समझते हैं ये क्या है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार हुई थी ना। ठीक है, जिसमें देश के सारी संपत्ति युद्ध में खर्च हो गई थी। ठीक है, लोगों को खाने की आफत हो गई थी। तब लोग रोटी दो नारे के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिए थे, जो क्रांति का शुरुआत हो गया था। जिसमें ना बोले थे लाल रविवार वाला, खूनी रविवार वाला, तो उसमें एक आदमी मरेगा ना, तो अब लोग को गुस्सा है ना से, अरे हम लोग खाना नहीं खाने के लिए ऊपर से तुम लोग गोली चला रहे हो, तो ऐसा अच्छा बात नहीं ना है। तो यही शुरू हुआ क्रांति की शुरुआत रूस में। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हम लोग का, इसमें देखिए समझते हैं। जार की निष्कुंजता एवं अयोग्य शासन। जार का मतलब क्या होता है, राजा। क्या होता है, राजा। ठीक है, निष्कुंज मतलब होता है सिर्फ अपने बारे में सोचना, अयोग्य मतलब खराब, अयोग्य मतलब खराब। ठीक है, देखिए रूस का जो जार था, रूस का जो राजा था, भोग विलासता में डूबा रहता था, माने खाली अपने बारे में सोचता, खाली खुद ही माने कि अपना पेट भरता बस। जार निकोलस द्वितीय अपने इच्छा अनुसार शासन करता था, माने कि उसका मन करता तो शासन करता, नहीं मन करता तो नहीं, गलती बोल दी। देखिए, वह अपने इच्छा अनुसार शासन करता था, उसको जो मन में आता वही करता, जिससे किसान, मध्यम वर्ग और साधारण वर्ग की स्थिति एकदम दयनीय माने खराब होती जा रही थी, जो रूसी क्रांति का कारण बना। अब लोगों के बारे में नहीं सोचिएगा तो क्या होगा, वही तो होबे करेगा। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग। कृषकों एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं लोगों की थी, किसका, कृषक और मजदूरों की। आप लोग बातों को थोड़े ध्यान से समझते रहिए, और मैं चाहूँगा मैं इसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने की। ठीक है, देखिए, करों का बोझ सब इन्हीं लोगों पर था, कृषक और मजदूरों पर। ठीक है, और इन लोगों को न जमीन था, हम लोग जानते हैं ना, शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी। देखिए, इसमें क्या होता है, कम मजदूरी में ज़्यादा काम करवाया जाता था इन लोगों से। ठीक है, कम पैसा दिया जाता था और ज़्यादा काम करवाया जाता था। अब इससे दिक्कत हुआ कि नहीं लोगों को। ठीक है, यह भी रूसी क्रांति का कारण बना, ये भी रूसी क्रांति का एक कारण बना। ठीक है, आगे देखते हैं। जब क्रांति हुआ ना वहाँ पर, तो सभी देखे से क्या, बड़े बड़े जो लोग थे कहे हाँ, सब लोग मिलकर आज हम लोगों को आज भंडा फोड़ने पे लगे हुए हैं। ठीक है, अगला जो हम लोगों का है समझते हैं, रूसीकरण की नीति। देखिए, इसमें क्या था, रूस में विभिन्न जाति, धर्म एवं समुदाय के लोग रहते थे, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे। ठीक है, सही पर रूस के जार द्वारा रूसी भाषा, शिक्षा, संस्कृति लादने का प्रयास किया गया। ठीक है, मैं जबरदस्ती कहती क्या है से, हाँ, तो तुमको रूस के जो शिक्षा है, जो भाषा है, जो संस्कृति है, उसको तुमको स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोगों के साथ
गलत व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग इस नीति से असंतुष्ट थे, माने कि लोगों को यह नीति अच्छा नहीं लगा, लोगों का कहना था क्या हम मेरा मन मुझे जो भी मन करेगा मैं वो काम करूँगा। ठीक है, लेकिन रूस के ज़ार द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा था। ठीक है, तो इस कारण से भी रूस में क्रांति हुआ था। ठीक है, बात को समझते रहिए और पकड़ते रहिए। ठीक है, तब जाकर मजा आएगा पढ़ने में। आगे देखिए, औद्योगिकरण की समस्या। रूस में उद्योग की संख्या कम थी। ठीक है, उद्योग की संख्या क्या थी? कम थी। लोग विदेशी कंपनी से सामग्री खरीदते थे, विदेशी कंपनी जो होते थे उससे सामग्री खरीदते थे, और विदेशी कंपनी लोगों से का शोषण करती थी। माने कि जो 5 रुपये का जो सामान है उसको ज़बरदस्ती, अब उसको काम है रूस के आदमी को। ठीक है, तो अब क्या कर दिया विदेशी आदमी, क्या कर दिया कंपनी, इसको 5 को 10 को कर दिया, 5 रुपया को 10 रुपया कर दिया। मजबूरन उसको खरीदना पड़ेगा क्योंकि उसको ज़रूरी है। मालूम है मजबूरी में गधे को बाप बनाना पड़ता है। हम लोग कहावत जानते हैं कि नहीं? चलिए ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप लोग मूर्ख है। ठीक है, आगे देखते हैं। नहीं मूर्ख है भाई, आप लोग बहुत ही तेज है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या हुआ, अतः इन्हीं कारण से रूस में युद्ध हुआ था। तो आशा है कि जो 5 मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसको आप लोग ध्यान से समझ लिए होंगे। प्रथम विश्व में रूस की पराजय, जार की निष्कुंजता का योग्य शासन, कृषकों एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति, रूसीकरण की नीति और औद्योगिक की समस्या। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है जो VBI है उसको भी हम लोग अभी समझ लेते हैं। लेनिन के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है, देखिए लेनिन का जन्म 10 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ था। याद कर लीजिए, 10 अप्रैल 1870 को पूछेगा से लेनिन का जन्म कब हुआ था, तो याद कर लीजिए 10 अप्रैल 1870 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? तो बोल्गा नदी, कौन नदी है? बोल्गा नदी के किनारे एक सिम्ब्रस्क नामक गांव है, उसी में हुआ था। सिम्ब्रस्क नामक गांव है, कौन नदी के किनारे? बोल्गा नदी के किनारे। ठीक है, वह जारशाही विरोधी था, माने कि राजाओं का विरोधी था और मार्क्सवाद का समर्थक। सर मार्क्सवाद क्या है? तो मार्क्सवाद हम अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, उन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य बने और बोल्शेविक दल का नेता बना। हम लोग जब पढ़ाए ना शुरू में ही पढ़ा दिया। ठीक है, फिर 1905 ईस्वी में उन्होंने रूसी क्रांति में भाग लिया था। ठीक है, फिर मार्च 1917 ईस्वी में बोल्शेविक दल का नेतृत्व करते हुए स्विट्जरलैंड गए थे। कहाँ गए थे? स्विट्जरलैंड। ठीक है, लेनिन ने केरेंस्की की सरकार को समाप्त कर दिया था। नहीं पढ़ाए थे बोल्शेविक क्रांति उस समय, नहीं है आपको ध्यान दें, तो उसको उस सब को हम इसमें लिखते हैं। इन्होंने नई आर्थिक नीति की भी घोषणा की थी। नहीं बताए थे? हाँ, से जो किसानों का जमीन हो जाएगा, जो सरकारी दफ्तर है जितना भी वह राज्य का हो जाएगा, इसे ना बताए थे, तो वही सब। ठीक है, बाद में 1924 में इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लेनिन का जीवन को लिखेंगे तो हम लोग को पूरा फुल टू फुल मार्क्स 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोग ने तुरंत पढ़ा है रूसी क्रांति के क्या कारण थे। तो रूसी क्रांति हम लोग कारण पढ़े थे, क्यों हुआ था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं रूसी क्रांति जब हुआ ना उससे क्या प्रभाव पड़ा था और लोगों पे। ठीक है, देखो रूसी क्रांति का प्रभाव निम्नलिखित है। पहला क्या है, इस क्रांति के बाद रूस में श्रमिक वर्ग सर्वहारा वर्ग का सत्ता आ गया। माने कि जब यह क्रांति हुआ तो उसके बाद श्रमिक वर्ग का और सर्वहारा वर्ग का उदय हुआ। माने कि अब ये लोग अब वहाँ पे शासन करने लगे, माने कि उन लोगों का पावर हो गया। ठीक है, इस क्रांति के बाद रूस 2 भागों में बट गया था, एक तरफ पूंजीवादी और दूसरी तरफ साम्यवाद। ठीक है, एक तरफ हो गया पूंजीवाद माने कि अमीर वाले लोग, दूसरी तरफ हो गए साम्यवाद वाले लोग जो लेनिन को मानने वाले थे वैसे लोग। ठीक है, रूसी क्रांति के बाद नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई जिसे अन्य देशों ने भी अपनाया। जब ये नई आर्थिक नीति आया ना तो जो और अन्य जो देश था उन लोगों को भी यह नीति अच्छा लगा, तो क्या हम लोग भी अपनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यह जो रूसी क्रांति का प्रभाव पड़ा था। इसके साथ और भी ज़्यादा प्रभाव, लेकिन हमको 3 लगा, बहुत भी अच्छा लगा तो मैंने उसको ही नोट डाउन कर दिया। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख के परीक्षा में फुल टू फुल मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है सर, आगे पढ़ते हैं हम लोग। लास्ट हम लोग क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के जीवनी में सिद्धांतों का वर्णन करिए। उसमें ना बताया था सर लेनिन मार्क्सवाद के सिद्धांतों पर मार्क्सवाद को मानने वाला था, बोले थे ना, तो उन्हीं के बारे में आज पढ़ने वाले कौन था? मार्क्सवाद। ठीक है, समझते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत आधुनिक यूरोपीय इतिहास का जनक कहा जाता है इन लोगों को। ठीक है, इन लोगों को नहीं, इनको। ठीक है, समझते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म, ध्यान समझिएगा, इस सब्जेक्टिव भाषा क्लियर होगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत में के ट्रियर शहर में हुआ था। ठीक है, पूछेगा कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था सर जी? तो 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था? तो जर्मनी में। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ पर हुआ था? तो राइन राज्य है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना भारत में राज्य, तो उसी तरह वहाँ बोलाता है जर्मनी के राज्य को प्रांत। क्या बोलाता है? प्रांत। तो जर्मनी के राइन प्रांत के
ट्रियर शहर में, ट्रियर, ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। उनका जन्म यहूदी परिवार में हुआ था। यहूदी धर्म होता है ना, हम लोग देश में 8 धर्म होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी, बौद्ध होता है ना। तो उसी तरह यहूदी भी ना है एक, तो उसी यहूदी परिवार में उनका भी जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स। क्या था? हेनरिक मार्क्स, इसलिए उनका बेटा का नाम पड़ा कार्ल मार्क्स, ठीक है, जो एक प्रसिद्ध वकील थे, एक फेमस वकील थे, ठीक है, उनके पिताजी, जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म को अपना लिया। किसको? ईसाई धर्म। पहले कौन धर्म था? यहूदी धर्म, अब कौन धर्म हो गया? ईसाई धर्म। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय में चले आए। यहीं पर उनका जीवन का नया मोड़ लिया। मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित था, माने हीगल एक आदमी थे ना, उनको ज़्यादा लगाव था, कार्ल मार्क्स को ज़्यादा लगाव था हीगल से, ठीक है। आगे कहते हैं, फिर बाद में 1843 ईस्वी में उसने बचपन के मित्र हेनी से विवाह किया। कब? 1843 ईस्वी में। सर जो हम बात जो समय बता रहे हैं, गोल कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान समझते रहिए और पढ़ते रहिए, और मन को इधर उधर भटकाइए नहीं। हाँ, देख रहे हैं वीडियो और उधर उधर ध्यान रखे हुए हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में फ्रेडरिक एंजल से हुई, जो एक अच्छे मित्र बन गए, ठीक है, वहाँ पे। आगे देखिए, दोनों मिलकर 1848 ईस्वी में साम्यवाद घोषणा पत्र की प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। देखिए, यह भी बहुत ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान समझते रहिए। आगे देखिए, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक रचना की थी। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा दास कैपिटल रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने। कब की थी सर जी? 1867 ईस्वी में की थी, ठीक है। आगे देखिए, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, जैसे हम लोगों का हिंदुओं का होता है रामायण होता है ना, मुस्लिमों का होता है कुरान, सेम उसी तरह एक तरह समाजवादी जो लोग मानने वाले हैं उन लोगों के लिए वह एक बाइबिल साबित होता है, ठीक है। देखिए, बाइबिल क्या कहते हैं समझता है, जैसे ईसाई धर्म का होता है बाइबिल होता है, ठीक है, जैसे कि ग्रंथ जो होता है ना, अच्छा पवित्र ग्रंथ, उस टाइप में, तो उसी समाजवादियों के लिए वो बाइबिल साबित हुआ, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे हम लोग जो है मार्क्सवाद के सिद्धांत ये समझते हैं, यह जो बहुत ही बीवी है, इसी को फॉलो करता था कौन? लेनिन। देखिए, पहला क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। चौथा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत। और पांचवा है राज्यहीन एवं वर्गहीन का समाज का स्थापना। तो ये हम लोगों का जो मार्क्सवाद के सिद्धांत थे। आशा है कि आप लोगों को यह जो चैप्टर है बड़े तरह से समझ में आया होगा। मैंने सारे क्वेश्चन जो BBI होते हैं 2 पार्ट का, मैं सारे क्लियर कर दिया हूँ। इसे आप देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और दोस्त इसको लाइक कीजिए, क्योंकि इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो मैं इसी तरह का वीडियो एकदम धकाधक लाया करूँगा, और आप उसे पढ़कर एग्जाम में फुल टू फुल मार्क्स ला